So, good morning, my dear all students. Today it is the second period of our club. The name of our club is Knowledge is Wealth. और इस क्लब में मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं आज एक और नई कहानी के साथ। कहानी नहीं ये बल्कि फैक्ट है, और ये जो भी मैं बताता हूँ ये टोटली प्रूफ के आधार पे किसी ना किसी आधार के तौर पे मैं बोलता हूँ। ये तो जो सच्ची घटना ये हमारे भारत में घटी हुई है उसके बारे में मैं आपको रूबरू करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज एक और अच्छी नई कहानी के साथ। आपको पता है हमें आज़ादी मिली 1947 से, और वहाँ से लगातार भारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें हमें बहुत ही यानी कि खुशी भी हुई है, और कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें हमें बहुत दुख झेलना पड़ा है। वो गहरे घाव हमारे दिल पे लगे हैं, और उस ऐसी कुछ घटनाएं जो अच्छी भी है जो बुरी भी है उसके बारे में हमें पता चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज एक और दर्दनाक शर्मनाक घटना से आपको रूबरू करता हूं, जिसका नाम है 26/11/2008 मुंबई टेररिस्ट अटैक। आपको मालूम होगा, छोटे होंगे, आपने सुना होगा अजमल कसाब का नाम, और उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो अजमल कसाब की तस्वीर है। तो 26/11 का जो ये मैं एक सीरीज़ के तौर पे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ 3-4 पार्ट में। आज का जो पार्ट है मैं आज के पार्ट में आपको बताऊँगा कि उसकी साजिश किस तरह से पाकिस्तान में रची गई थी, और वहाँ से लेकर वो जो समंदर के रास्ते से इंडिया तक कैसे पहुँच गए थे, उसकी जो पूरी डिटेल स्टोरी है वो मैं आज आपको बताऊँगा। 26/11 के बारे में वे बताया जाता है कि ज़िंदगी जहाज़ से नए रास्ते पे चलती है, उसको कायदे से बोलते हैं 26/11। उसको कायदे से नाम है 26/11। लगभग 168 लोगों की मौत उस टेररिस्ट अटैक में हुई थी, और 310 लोग तकरीबन घायल हुए थे, बुरी तरह से घायल हुए थे। और उसमें से 28 फॉरेनर भी थे जिसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा था, और कई सारे हमारे जांबाज पुलिस ऑफिसरों की मौत भी हुई थी, जैसे कि यानी कि विजय साळस्कर जी हो, अशोक कामटे हो, उस ये सारे आपको मालूम होगा बहुत सारे पुलिस अफसरों की भी मौत वहाँ पे हुई थी। सभी यानी कि पूरी मुंबई में चीखे मातम ये सारे उस दिन 26/11 के रात को हुए थे। तो करे छोड़े आगे मैं आपको सबको डिटेल में बताऊंगा। तो उसकी साजिश कहाँ से शुरू हुई थी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको मालूम होगा कि 9/11 जो अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हुआ था वो हवाई मार्ग से हुआ था, यानी कि जो हवाई जहाज़ है डायरेक्ट हवाई जहाज़ वहाँ पे पेंटागन यानी कि न्यूयॉर्क वहाँ पे डायरेक्ट घुसाए दिए थे। और उसके बाद में जैसे ही टेररिस्ट गतिविधियाँ आगे बढ़ी थी, आपको मालूम होगा उसके बाद में भारत में भी बहुत सारे हमले हुए थे, कश्मीर में भी बहुत सारे हमले हुए थे। तो इसका जो शुरुआत का जो मास्टरमाइंड है, आपको मालूम होगा, जो लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख चीफ उसका नाम है हाफिज़ सईद, जो अभी भी पाकिस्तान में ज़िंदा है। वो इसका मास्टरमाइंड है। और बोलते हैं 2006 में डेविड हेडली, जो बाद में अमेरिका में जेल में अभी भी अमेरिका के जेल में कैद है, वो लश्कर-ए-तैयबा का एक यानी कि सदस्य है, और लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाला पर्सन है डेविड हेडली जिसका नाम है। उसने पूरे यानी कि मुंबई की रेकी करी थी उस टाइम पे 2006 में। वो कई बार ताज होटल में भी रुका था, और ताज होटल में रुकने के बाद उन्होंने पूरी तरह से ताज होटल
का अंदर का नक्शा जो था वो उसने तैयार किया था। मुंबई की भी पूरी तरह से रेकी की थी कि यह समुद्र तट से कहाँ जाना होगा, कहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, कहाँ से यानी कि किस रास्ते से जाने से यानी हमें हमारे डेस्टिनेशन में जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा पुलिस चौकी है, और पूरे की पूरी डिटेल्स जो है मुंबई की वो डेविड हेडली ने हाफिज़ सईद को दी थी। तो उसके बाद में हाफिज़ सईद ने क्या किया, उसके लिए एक ज़कीउर रहमान लखवी उर्फ चाचा, उनको बोला कि आप इसके मेन सूत्रधार रहेंगे। उनके ऊपर जिम्मेदारी दी कि उस हमले के लिए लड़कों को तैयार करना, चुनना, उसका ट्रेनिंग देना और उसको पूरी जानकारी देकर उसको इंडिया में भेजने की जो भी प्लानिंग थी उस ज़कीउर रहमान लखवी उर्फ चाचा के ऊपर छोड़ दी थी। तो ज़कीउर रहमान लखवी ने लगभग पाकिस्तान में से 32 बच्चों को चुना था, जो कि 18 से 20 साल तक के हो, 18 से भी ज़्यादा से ज़्यादा 21-22, 18 से 22 साल के टोटल 32 बच्चों को चुना था। और आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बताते, ये सारे जो 32 लड़के थे वो पूरी गरीब घर के थे और इनकी जो पढ़ाई थी तीसरी चौथी तक सिर्फ पढ़े थे। और ज़्यादातर जो थे वो उनका जो बैकग्राउंड था वो चोरी डकैती, इस मामले में वो बहुत सारे उनके ऊपर केस भी चल रहे थे, ऐसे लड़के थे। आपको मालूम होगा जिंदा जो हमने पकड़ा अजमल कसाब, उसके ऊपर भी पाकिस्तान में 2 बार डकैती का आरोप लगाया था। तो ऐसे लड़के को जो अनपढ़ हो, जिनको कोई भी यानी कि बैकग्राउंड घर से कोई कुछ भी संस्कार न मिले हो, ऐसे लड़के को उन्होंने चुना था और उनको बताया था कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है। देखो किसने चुना है, अल्लाह ने तुम्हें चुना है कश्मीर के आज़ादी के लिए। पहले तो उनको यही बताया था कि कश्मीर के आज़ादी के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है। और जो आप अगर कश्मीर में जाओगे, वहाँ पे जो हालात है वो है, जो वीडियो दिखा देते थे, कुछ ऐसे वीडियो जिस पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो, ऐसे कुछ झूठे वीडियो वो दिखा देते थे और उनको भड़काते थे और उनको बोलते थे कि आपको जहन्नुम नसीब होगा, यानी कि आपके ऊपर अल्लाह की कुर्बानी होगी वहाँ पे, या यानी कि आप अगर स्वर्ग में भी गए तो वहाँ पे आपके जो खिदमतगारी में सारी परियां होगी। ऐसी बहुत कुछ जो बातें थी वो कि काल्पनिक बातों को में उनको बहकाया गया था। तो आप रिकॉर्ड में भी देख सकते हो, वो जो 32 लड़के थे, 32 लड़कों को पहले दौर की ट्रेनिंग वहाँ पे हमारा जो पीओ के पाक व्याप्त कश्मीर है वहाँ पे उनको दे दी गई। उसमें से जो 10 अच्छे लड़के थे, 10 अच्छे लड़कों को चुना गया मुंबई हमले के लिए। लेकिन उनको कुछ भी बताया नहीं था मुंबई में जाना है, हमला करना है, अभी तक उनको कुछ भी बताया नहीं था। उनको सिर्फ ये बताया था कि कश्मीर को हमें आज़ाद करना है, कश्मीर के लिए हमें लड़ना है और अल्लाह ने इस नेक काम के लिए आपको चुना है। तो उसके बाद में जो 10 लड़के चुने थे उनके नाम है, पहला तो अब्दुल रहमान बड़ा, अब्दुल रहमान छोटा, उसके बाद में अजमल कसाब, जावेद अली, आबू फवाद, नाज़िर कुबैर, नासिर, बुसैद, बाबर इमरान और अबू मुजाहिदीन। ये 10 लड़के जिनके नाम है जो मुंबई में आए थे वो टेररिस्ट हमला करने के लिए। तो ये जो नाम है उनमें से इस 10 लड़कों की जो सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जो पूरी जो ट्रेनिंग उनकी थी तो 3 चरण में उनकी ट्रेनिंग पूरी की गई थी।
और तीनों चरणों को अलग अलग नाम दिया था और अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग हुई थी। वो भी पीओके में ही हुई थी, पाक व्याप्त कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पे उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई थी। तो पहली ट्रेनिंग का उनका नाम दिया था दौरा सुफा। और 21 दिन की ट्रेनिंग थी। उसमें से ये ट्रेनिंग पाक व्याप्त कश्मीर में मुराद नाम का एक जगह है, वहाँ पे ये ट्रेनिंग पूरी थी। तो ये दौरा सुपा ट्रेनिंग में क्या कर दिए थे, उनको सुबह 4 बजे उठने के बाद उनको उनका पीटी लेना, यानी कि पूरी तरह से फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता था। पूरी तरह से सुबह में फिजिकल फिटनेस, उसके बाद में नमाज, उसके बाद में उनका नाश्ता वगैरह, उसके बाद में फिर से फिजिकल फिटनेस, यानी कि पूरी 21 दिन में उनका फिजिकल फिटनेस का लेवल था वो बढ़ाया गया था। और शाम को क्या करते थे, उनको सबको नमाज होने के बाद, यानी कि जैसे कि योगासन में शवासन है उसी टाइप से उनको सुलाते थे और ब्रेन वॉश करते थे कि अल्लाह ने तुम्हें भेजा है, हमें ये नेक काम करना है और हमारा जन्म इस काम के लिए है, हमारा धर्म खतरे में है। ऐसी कुछ काल्पनिक बातें उनको बताई जाती थी और बताया जाता था कि हमें जाना है, कश्मीर को आज़ाद करना है। इस तरह से उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता था। उसके बाद में जो दूसरी ट्रेनिंग का दौर चला वो होता दौरा आमा। वो भी इस 21 दिन तक ही चला था। और ये जो बत्तल गाँव, वहाँ पे पीओके में ही है, बत्तल गाँव में ये ट्रेनिंग हुई थी। उस ट्रेनिंग में उनको जो हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग दी थी, कैसे राइफल का इस्तेमाल करते हैं, कैसे यानी कि रॉकेट लॉन्च कैसे करते हैं, छोटे रॉकेट लॉन्चर, उसके बाद में हैंड ग्रेनेड, इस तरह से हथियार चलाने की पूरी तरह से ट्रेनिंग दी। गोलियां कैसे चेंज करते हैं फटाफट, AK-47 कैसे चलाते हैं, उस सामान को लेकर किस तरह से भागते हैं, वो उसके सारी ट्रेनिंग वहाँ पे इस सेकंड चरण में दौरा आमा के दौरान दी गई थी। उसके बाद में जो तीसरा ट्रेनिंग का दौर था वो दौर था दौरा खास उसको बोलते हैं। वो मुजराबाद, वो भी पाकिस्तान में ही है। और वहाँ पे उनको दिखाया कि वहाँ पर भी वो जो एडवांस ट्रेनिंग थी, वो एडवांस ट्रेनिंग यानी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह से मार दिया जाता है, इसके बारे में उनको ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद में उनको अलग अलग तरीके की वीडियो क्लिप्स दिखाए दिए थे, किस तरह से, यानी कि वो पूरी तरह से इमेजिनेशन पे के आधार पे क्लिप बनाए गए थे। वो अलग अलग तरह के क्लिप दिखाए गए थे, कैसे हम श्रेष्ठ है, ये जिहाद क्या है, गलत तरीके से उनका जिहाद का मतलब बताया था। और जिहाद हमें करना है, हमें किस तरह से हम टेररिस्ट, हमारे अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह की कृपा हम पर किस तरह से बरस जाती है। इस तरह से कई सारे वीडियो उनको दिखाई दिए जाते थे। और उसके बाद में जो ट्रेनिंग इस सितंबर तक ट्रेनिंग चली, सितंबर 2008 तक ट्रेनिंग चली। और उसके बाद में उन्होंने एक तारीख डिक्लेयर की थी कि 27 सितंबर 2008 को मुंबई में हमला किया जाएगा। और पहली बार उनको बताया जाता है कि आपको कश्मीर में नहीं मुंबई भेजा जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, अटैक करना है और आगे की जानकारी हम तुरंत देंगे। उसके बाद में वो उन सारे 10 लड़कों को कराची ले जाता है, एक खुफिया जगह पे उनको रखा जाता है और कराची में ही उनको पूरा जो डेविड हेडली ने जो मैप भेजा था इंडिया से, पूरा मैप का उनको स्टडी किया जाता है। तो मैं आपको बताना भूल गया कि ये कम पड़े थे, लेकिन जो उनकी पहली ट्रेनिंग थी 21 दिन के, उस ट्रेनिंग में उनको पढ़ना लिखना भी सिखाया गया था। किस तरह से पढ़ना है लिखना है वो भी उस ट्रेनिंग के दौरान उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाया गया था, सिखाया गया था। तो पूरी तरह से मुंबई की जो जानकारी है, मुंबई की जानकारी उनको दी जाती है। उसके बाद में जो वो 10 लड़के थे, उस 10 लड़कियों में से
एक को लीडर चुना जाता है जिसका नाम है अबू इस्माइल, उसको लीडर चुना जाता है और उसके पास में एक फ़ोन दिया जाता है, यानी कि सैटेलाइट फ़ोन दिया जाता है उसके हाथ में, और सिर्फ वही बात करेगा। उसको समझा, सब लड़कों को समझाया जाता है कि उसके जो इंस्ट्रक्शंस है, उसके इंस्ट्रक्शंस सब लोग फॉलो करेंगे और वही सब, यानी कि डिटेल में जो ज़कीउर रहमान लखवी यानी कि चाचा था, वो उसके कांटेक्ट में सिर्फ वही रहेगा और वही बताएगा आगे क्या करने वाला है, आगे की प्लानिंग वही सिर्फ बताएगा इस तरह से। और आपको बता दें 7 सितंबर क्यों चुना गया था, क्योंकि मुंबई में वहाँ उस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वो फेस्टिवल सीज़न चालू हो जाता है, दशहरा दिवाली का टाइम होता है और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि तबाही हो जाए, इसलिए ये 27 सितंबर का दिन उन्होंने चुना था। लेकिन बाद में क्या हो गया कि इंडिया में उस वक्त मुजाहिदीन के कुछ लोग, अल मुजाहिदीन के कुछ लोग पकड़े गए थे टेररिस्ट, इसके लिए पूरे मुंबई दिल्ली में यानी कि हाई अलर्ट घोषित किया, जारी किया था। तो उन्होंने सोचा अभी मुंबई में जाना सेफ नहीं है, हमारा प्लान यानी कि फंस भी सकता है, इसलिए उन्होंने इस 27 सितंबर की जो तारीख थी वो आगे 26 नवंबर तक आगे कर दी थी, आगे टाल दी थी और 26 नवंबर लास्ट में फाइनल हो गया था। तो उसके बाद में तो फिर 27 सितंबर से नवंबर तक उनको कराची में ही बोट चलाने की, समुद्र में तैरने की, जहाज़ चलाने की जो वो ट्रेनिंग दी जाती है समुद्री तट में कराची में। और उसके बाद में जो दिन आता है 23 नवंबर 2008, उस दिन सारे लड़कों को ये ज़कीउर रहमान लखवी और उसके साथी क्या करते हैं, अपने गले लगाते हैं, उनको नक्शा दिया जाता है और एक बोट में उनको चढ़ाया जाता है, भारत के लिए रवाना कर जाता है, इंडिया के हिंदुस्तान के लिए रवाना कर जाता है। और उस बोट का नाम है, उस जहाज़ का नाम है अल हुसैनी, आपको बता दूं। और इस जहाज़ से वो आगे आते हैं, उसके बाद में बताया जाता है कि उन्होंने फिर दूसरा एक जहाज़ बदला था और वो धीरे 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 ऐसा करते हुए भारत की बॉर्डर तक आते हैं। जब भारत की बॉर्डर तक आते हैं, वहाँ पे आपको मालूम होगा समुद्र में बहुत सारे मछुआरे के बोट्स भी रहते हैं, इसलिए उनको ईजी रहता है कि, और समुद्र में एक है पूरी फ्लैट सरफेस होने के कारण दूर से भी कोई चीज़ हो तो दिखाई देती है, तो अलर्ट हो जा सकते हैं। तो उस समय क्या था, हमारे एक फिशरमैन का जहाज़ है, आपको नाम बताता हूँ, कुबेर जहाज़, जिसका नाम कुबेर था, और अमर सिंह चंडेल वो जहाज़ का जो मालिक था, वो चलाता था जहाज़। तो वो जहाज़ ये टेररिस्ट ग्रुप को दिखाई देता है, तो वो क्या करते हैं, वो उनको जो अल हुसैनी बोट था वहाँ पे उसके कुबेर जहाज़ के पास लेके जाते हैं और पहले तो उनको बताया हम रास्ता भटक चुके हैं, हमको श्रीलंका जाना है, इधर जाना है, ऐसा ऐसा हमें गाइड करो, ऐसे बोल के वो मीठा बोल के, यानी कि उस कुबेर जहाज़ पे चार टेररिस्ट उस जहाज़ में चढ़ जाते हैं। और वो कुबेर जहाज़ में पहले से ही अमर सिंह चंडेल और उसके 4 साथी थे, उनको तुरंत वे चढ़ने के बाद उनको मार दिया जाता है और अल हुसैनी जहाज़ में उनको डाल दिया जाता है। और एक कुबेर जहाज़ का पूरे 10 के 10 टेररिस्ट है जो कब्जा कर लेते हैं और गर्दन पे यानी कि चाकू रखते हुए अमर सिंह चंडेल को बोलते हैं चलो हमें मुंबई जाना है, हमें लेकर जाना है। तो वहाँ से वो धीरे धीरे आते हैं, 1-2 दिन का सफ़र, वहाँ से पोरबंदर के बाजू में से वहाँ से मुंबई आते हैं। और 26/11 को जब मुंबई के करीब आते हैं तो
तब उनको एहसास हो जाता है कि बहुत सारे उनके फिशरमैन के बोट है वहाँ पे, हमारे इंडिया नेवी के भी बोट्स वहाँ पे है, लेकिन कोई पहचानता नहीं, क्योंकि ये जो कुबेर जहाज़ था वो तो आमिर सिंह चंदेल हमेशा यानी कि वो फिशरमैन था, हमेशा समुद्र में ही रहता था, इसलिए वो दूर से ही पहचान जाती थी कि अमर सिंह चंदेल का बोट है, इसलिए किसी ने उसको पूछा नहीं था। और उस बोट में इंडिया का फ्लैग भी था, इसलिए कोई किसी को शक भी नहीं हुआ था ये क्या है। तो वहाँ से जब मुंबई के करीब आते हैं तो उनको पता चलता है कि अब अगर आगे जाने के बाद अगर ये अमर सिंह चंदेल चीख गया तो हमारा प्लान फंस सकता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अमर सिंह चंदेल को वहाँ पर ही उसकी गर्दन काट कर हत्या कर देते हैं। और वहाँ से क्या करते हैं, वो जो रबर का बोट रहता है, रबर का अंदर एक जहाज़ के अंदर रबर के छोटे स्पीड बोट रहते हैं, वो रबर के स्पीड बोट की जरिए वो स्पीड बोट में चढ़ते हैं, उस स्पीड बोट से की जरिए मुंबई के तट किनारे आते हैं। तो कोलाबा के पास एक जगह मच्छी बाज़ार मार्केट है, रात के तकरीबन 9 बजे ये सारे लोग वहाँ पे उतर जाते हैं। आपको बता दूँ, ये उतरने के बाद जो उनका जो ड्रेस था, तो मैं बताना भूल गया कि उनका जो पूरी तरह से जो मुंबई में घूमने के लिए लड़के आते उस टाइप का उनको ड्रेस पहनाया गया था, पूरी टी शर्ट, जींस पैंट, स्पोर्ट शूज़, और उनके पास 2-2 बैग थे, उसमें सब हथियार थे। तो जब ये नीचे उतर जाते हैं तो आपको बता दें कि पहले तो किसी को शक नहीं होता है क्योंकि पूरी मच्छी बाज़ार, भीड़ भाड़ जगह, हर एक अपने अपने काम में लगा हुआ है, किसी का लेना देना नहीं। ऐसे में वो ये भीड़ में घुस जाते हैं, तब एक जो टेररिस्ट है एक मराठी महिला से टकरा जाता है। तो मराठी महिला उसको यानी कि ज़ोर से गाली देती है, माकड़ा दिसत नाही का दिसवे। तो वो बोलता है चल तू अपना काम कर, हमें अपना करने दे। तब कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि ये अचानक से समुद्र के किनारे 10 लोग, यानी कि एक अलग तरीके से कभी दिखाई नहीं दिए थे, इस तरह से दिखाई दिए, तो एक 100 नंबर से पुलिस को कॉल भी हो जाता है, तब के रिकॉर्ड में है। लेकिन वहाँ से पुलिस यानी कि कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, ये यार ये तो कुछ भी पीकर बोल रहा होगा, कुछ ऐसी इस तरह से हल्के में ले जाते हैं। अगर वो सीरियसली ले लिया जाता तो आपको बता दें कि वही हम रोक सकते थे, जो आगे होने वाली जो घटना थी उसको हम रोक लगा सकते थे। तो बच्चों, ये जो हादसा हुआ था, ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से किस तरह से इनकी साजिश तक मुंबई तक आने का सफ़र मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। और आपको यानी लगता होगा कि ये किस तरह से, यानी कि मुंबई के तो कराची से आते हैं, बिना वीज़ा के मुंबई तक आते हैं, कोई पहचानता क्यों नहीं है। तो एक बात तो तय है कि हमारी जो डिफेंस जो है, वहाँ पे जो हमारी समुद्री तट की जो कमियाँ थी, ये कमियाँ हमें मंजूर, यानी कि कमियाँ के बारे में हमें स्वीकार करना होगा कि हमें बहुत गलतियाँ उस टाइम पे हो चुकी थी। कि 1993 में जब हम मुंबई में हमला हुआ था, वहाँ उसके बाद से समुद्री तट पे पूरी तरह से यानी कि पेट्रोलिंग कर दी जाती थी, जो वो लगभग 2006 तक ऑपरेशन स्वैन उसका नाम भी था, और उसके नाम ऑपरेशन स्वैन के तहत वो पेट्रोलिंग हो जाती थी, जो नेवी यानी कि कस्टम ऑफिसर और पुलिस ये तीनों करती थी। लेकिन उसके बाद में 2006 के बाद अचानक से उसको बंद किया जाता है, क्योंकि उसके बाद में समुद्र तट से कोई हलचल नहीं हुई थी, किसी को पकड़ा नहीं गया था, इसलिए वो पूरा मामला था वो शांत हो चुका था। और एक बात कि वो जिस जहाज़ से आए थे, कुबेर जहाज़ से, वो तो हमेशा ही समुद्र में यानी कि आता जाता रहता था, इसलिए उसको सब पहचानते थे, इसलिए उसको कोई डाउट नहीं हुआ।
और जब स्पीड बोट से आए थे तब डाउट हुआ, लेकिन तब हमने हल्के में लिया था। तो इस तरह से ये मैं अगले वीडियो में आपको अगले सैटरडे मिलूँगा, और अगले वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी मैं कहानी जो है तो बताऊंगा। उससे पहले जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे अजमल कसाब है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये ताज होटल है। ये ताज होटल आप दिखाई दे रहा हो, ये कितना दुनिया में से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होटल, मोस्ट एक्सपेंसिव होटल बोलते हो, जो 5 स्टार होटल हमारा ताज रतन टाटा जी का, इस पर भी हमला हुआ था। उसके बाद में ये जो फ़ोटो है CST पे, जो हमारे CST का रेलवे स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वहाँ पे की कुछ तस्वीरें में है। देखो इस तरह से ब्लड, ये उस टाइम की ये तस्वीरें है। उसके बाद में जो ताज में हमला हुआ था वहाँ से किस तरह से धुआं निकल रहा है उसके बारे में है, वो आगे जाकर मैं आप सबको इस कहानी के बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहे, आनंदी रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, और आपसे मैं विदा लेता हूँ। और मिलेंगे अगले सैटरडे के इसके अगला पार्ट लेकर। जब तक कि ये कहानी ख़त्म नहीं होती आप सुनते रहिएगा। आप ये जनरल की नॉलेज है, ये कहानी है, ये ट्रूथ है, और ये पूरे यानी कि पूरे सबूत के तौर पे ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगली कहानी में एक नया अच्छा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। तब तक वेट करिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।